नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये नेशनल जुडिशरी के बारे में है, साथ ही साथ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनाने के बारे में है। यह कदम कितना सक्सेसफुल हो सकता है, कितना विवेकपूर्ण और कितना फिजिबल हो सकता है, उस बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। उसके बाद जो आज का हमारा दूसरा आर्टिकल है ये एंटी टेरर एक्ट UAPA के संबंध में है। खासकर इसके सेक्शन 43D(5) के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार, आप चाहे तो मुझसे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। उसके अलावा महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अगर आप न्यायिक परीक्षा जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए लॉ सीखो एक 3 दिवसीय बूट कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें आप अपने बहुत से डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके मन में जुडिशरी से लेकर कुछ भी बात हो तो आप वो वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इसके साथ में और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे मिलेगी। 10 जुलाई से 12 जुलाई के बीच ये 3 दिवसीय बूट कैंप होने वाला है। जो इसका टाइम है ये शाम में 6 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक रहेगा। और महत्वपूर्ण बात ये है कि पूर्णतः पूरी तरीके से ये पूरा फ्री एक बूट कैंप है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएंगी। अगर आप जुडिशरी करने का सोच रहे हैं या आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपकी बहुत सारी जो प्रश्न है उसके जवाब आपको इस बूट कैंप में इस 3 दिन में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज का MCQ देखते वह यह है कि सलवा जुडूम की कानूनी स्थिति क्या है, लीगल स्टेटस क्या है। आपका ऑप्शन A है ये संवैधानिक है, ऑप्शन B है ये असंवैधानिक है, ऑप्शन C है ये गैर कानूनी है, या ऑप्शन D इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यह है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाना क्या फिजिबल है, क्या ये सही होगा हमारे भारतीय न्यायिक प्रणाली के लिए। अगर सही होगा तो आपको उसकी रीज़न देते हुए उत्तर लिखना है। अगर आपको लगता है ये फिजिबल नहीं है तो आपको उसका रीज़न देते हुए, उसके कारण बताते हुए यहाँ पर अपना उत्तर देना है। चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप हमसे ट्विटर और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। बहुत सी अलग अलग जानकारी, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो अब आते हैं हमारे पहले आर्टिकल के ऊपर, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे पे कि क्या ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाना हमारे देश के लिए अच्छा है। अब ये समाचार में कैसे आया, जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने 2019 में इसकी बात करना शुरू करी थी। तो यहाँ पे एक कंसल्टेटिव प्रोसेस जो है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के लिए AIJS के लिए शुरू की गई थी। अब बात ये आती है कि संविधान क्या कहता है इस बारे में। अगर हम हमारे अनुच्छेद 233(1) आर्टिकल 233(1) देखें तो आर्टिकल 233(1) जो है जजेस को अपॉइंट करने की पावर जो है डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल के, जो हमारे लोअर जुडिशरी में जज को अपॉइंट करने की जो पावर है ये पावर रहती है गवर्नर के पास में। और गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। जिस हाई कोर्ट में वो राज्य आता है उस हाई कोर्ट से कंसल्टेशन पे गवर्नर उस राज्य के जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि 42वां जो संवैधानिक संशोधन है, 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1976 में जो हुआ है, यहाँ पर अगर हम देखें तो अमेंडेड आर्टिकल 3121, तो जो अनुच्छेद 312(1) है उसको संशोधन उसका किया गया। तो यहाँ पर पार्लियामेंट को ये पावर मिली है कि वो कोई भी कानून बना सकता है ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड, जिसमें हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को भी शामिल कर सकते हैं, जो कि राज्य और केंद्र के लिए एक कॉमन सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा क्लॉज 3 इसका देखें, आर्टिकल 312 का 312 का, तो ये कहता है सर्विसेज शैल नॉट इंक्लूड पोस्ट इंफीरियर टू DJ। तो डिस्ट्रिक्ट जज से इंफीरियर इसमें पोस्ट नहीं इंक्लूड होंगे। उसके अलावा अगर हम एंट्री 3 देखें लिस्ट 2 का, लिस्ट 2 क्या होती है, जो हमारे यहाँ पर 3 सूचियाँ होती है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। उसकी अगर उसमें लिस्ट 2 की अगर हम एंट्री 3 देखें तो यहाँ पे पार्लियामेंट को ये पावर मिली है कि वो
लॉ बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। यहाँ पर जो हमारा न्यायिक प्रणाली है उसके लिए न्याय प्रदान करने के लिए कानून हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद बना सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स, तो इसमें कोर्ट्स और उससे जुड़े हुए उनका कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का होना चाहिए, उनका ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का होना चाहिए, उससे जुड़े हुए भी कानून बना सकती है। अब यहाँ पर जो एक्सेप्शन है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मामले में है, क्योंकि ये बहुत समझने वाली बात है कि न्यायिक स्वतंत्रता की हम बात करते हैं तो जो हमारे हायर कोर्ट्स है जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आते हैं वो इस दायरे से बाहर है। अब बात इसमें यह की गई है कि इफ फंडामेंटल पावर ऑफ स्टेट टू मेक सच रूल्स आर टेकन अवे इट मे बी अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म एंड बेसिक स्ट्रक्चर। तो दो हमने आर्टिकल से कि आर्टिकल 233 में गवर्नर को पावर मिली है, गवर्नर को पावर मिली है अर्थात यहाँ पे राज्य सरकार के पास में पावर है। वही अगर हम यहाँ पर 42वें संशोधन में 312 आर्टिकल अनुच्छेद 312 देखें तो यहाँ पर पार्लियामेंट को पावर मिली हुई है। तो अगर हम स्टेट से ये शक्ति है डिस्ट्रिक्ट जज और उनके इंफीरियर जो जजेस है लोअर जुडिशरी में जज अपॉइंट करने की, अगर उनकी हम शक्ति ले लें तो कहीं ना कहीं ये जो प्रिंसिपल जो हमारे संघवाद का सिद्धांत है उसके खिलाफ जाता है, साथ ही साथ जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसके अगेंस्ट भी जाता है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनाने की बात करते हैं तो इसमें बराबर रूप से केंद्र के साथ में जो स्टेट्स है उनकी भी सहमति और सहभागिता रहने की आवश्यकता है। AIJS की बात अगर हम करें तो ये कोई नई बात नहीं है, 2019 में ऐसा नहीं है कि इसकी पहली बार बात की गई थी। अगर हम थोड़े इतिहास में जाए, थोड़ी हिस्ट्री में जाए तो जैसे मैंने बताया 42nd अमेंडमेंट जो कि हुआ था 1976 में, उससे भी पहले यहाँ पे 1972 में जब फर्स्ट लॉ कमीशन यहाँ पर आया था तो फर्स्ट लॉ कमीशन ने ही यह बताया था, जो हमारा फर्स्ट कानून आयोग था उसने ही बताया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए जैसा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज नाम की एक केंद्र, एक सेंट्रल लेवल पे एक यहाँ पर हम सर्विसेज का गठन कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम देखें तो चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस 1960 का दौर है, उस वक्त भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा की गई थी। तो अपने आप में इसका ट्रस्ट काफ़ी पुराना हमको जान पड़ता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो फर्स्ट नेशनल जुडिशियल पे कमीशन बना था उन्होंने भी यहाँ पर AIJS को बनाने की बात की गई थी और हमारी जुडिशरी के न्यायपालिका के लिए ये काफ़ी अच्छा होगा इसकी बात की गई थी। उसके बाद में ऑल इंडिया जजेस केस 1992 का बड़ा ही महत्वपूर्ण केस है। इसमें भी बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रिकमेंड करा है लॉ कमीशन टू एग्जामाइन एंड इम्प्लीमेंट दिस पर्टिकुलर थिंग, मतलब AIJS को यहाँ पर एग्जामाइन करके कि क्या ये फिजिबल है ये देखते हुए इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए इस केस में जो ऑल इंडिया जजेस केस है 92 का इसमें कहा गया है। उसके अलावा यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है इन्होंने भी कहा है कि AIJS एन आइडियल सॉल्यूशन फॉर इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल। हमारी जुडिशरी में देखें तो यहाँ पर हमें काफ़ी असमानता देखने को मिलती है। आप सुप्रीम कोर्ट देखिए, आप हाई कोर्ट देखिए, आप लोअर कोर्ट्स देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ पर्टिकुलर समुदायों का उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उसके अलावा लैंगिक आधार पे भी यहाँ पर हमें असमानता देखने को मिलती है। तो ये भी जो है वो खत्म किया जा सकता है AIJS से। चलिए, तो अगर हम देखें तो हमारे देश में जो कोर्ट के केसेस की डिले होती है उसमें जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है कि कोर्ट की फंक्शनिंग के कारण नहीं होता है, और कोर्ट की फंक्शनिंग के पीछे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वैकेंसीज है, जो खाली रिक्त स्थान है हमारे कोर्ट्स में, वो एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरे आर्टिकल पे आते हैं UAPA एंटी टेरर लॉ जो है, इसके बारे में हम बात करेंगे। 2 दिन पहले हमने ये खबर सुनी थी कि हमने खबर पे चर्चा भी करी थी यहाँ पे हमारी न्यूज़ इन फ्लैश में कि स्टैन स्वामी जो है इनका देहांत हो गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में इनके खिलाफ मामला चल रहा था, उसी मामले में चलते हुए इन्होंने बेल काफ़ी बार दायर की गई थी लेकिन उनकी बेल रिजेक्ट हो जाती थी क्योंकि उनको UAPA के अंतर्गत चार्ज किया गया था। अब UAPA में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है सेक्शन 43D5, जो ये पर्टिकुलर प्रावधान है, ये कहता है कि अगर प्राइमा फेसी लेवल पे ऐसा लगता है कोर्ट को कि केस बन सकता है तो इस केस में कोर्ट जो है उनको यहाँ पर गवर्नमेंट की बात सुनते हुए वो बेल को डिनाई कर सकते हैं। मतलब बेल एक अधिकार माना जाता है, लेकिन इस कानून के अंतर्गत इस पर्टिकुलर प्रावधान 43D5 के अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर प्राइमा फेसी केस बनता है तो यहाँ पर आप बेल डिनाई कर सकते हैं।
जो एक्यूज्ड है उनकी। अब 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया था जिसमें कहा था कि प्राइमा फेसी का मतलब है टोटलिटी ऑफ केस। अब टोटलिटी ऑफ केस कब डिटरमाइन होंगी? आप फर्स्ट हियरिंग में प्राइमा फेसी कर किसी केस को मान सकते कि नहीं मान सकते, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो बेल की बात करें तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब का केस अगर हम देखें 2021 में, तो यहाँ पे यूएपीए में भी इस केस पर्टिकुलर में एक्यूज्ड को यहाँ पर वो उनकी जेल के सज़ा चालू थी, उसके बावजूद उन्हें यहाँ पर बेल दी गई, जमानत दी गई। वही अगर फरवरी 2021 की बात करें तो वरावरा राव पर सेम मामले में यलगार परिषद केस में उन पर भी मामला चल रहा था लेकिन उन्हें बेल दे दी गई। यहाँ पर ये कहा गया जो वजह थी बेल देने की, जिस ग्राउंड पे दी गई वो उनकी खराब तबीयत और उनकी ज़्यादा बढ़ती हुई एज के कारण दी गई। जून 2021 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी यहाँ पर 115 जो एक्यूज्ड है उनको बेल दी। अब यहाँ पर ये प्रश्न इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि जो स्टैन स्वामी थे इन्होंने इस पर्टिकुलर प्रावधान को सेक्शन 43D(5) को यूएपीए को ही चैलेंज कर दिया था बॉम्बे हाई कोर्ट में, और जब तक कुछ चीज़ें आगे बढ़ती उससे पहले उनका यहाँ पर देहांत हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगर हम कि हाई कोर्ट की रूलिंग के अगेंस्ट जब अपील दायर होती है तो उस मामले में क्या होता है, जून 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स को यहाँ जिन्हें यूएपीए के अंतर्गत बुक किया गया था उनको बेल दे दी क्योंकि यहाँ पर प्रीमा फेसी केस कोर्ट को नहीं लगा। उसके अलावा अपील के मामले में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है कि अगर हाई कोर्ट के किसी मामले को सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया है तो आप इसे एज अ प्रेसिडेंट सेट नहीं कर सकते, एज अ प्रेसिडेंट आप इसे नहीं मान सकते। उसके अलावा 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट का जहूल अहमद शाह वताली वर्सेस एनआईए का केस है जिसमें कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट मस्ट नॉट एक्ट मियरली एज अ पोस्ट ऑफिस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने काफ़ी कड़े शब्दों में यहाँ पर ट्रायल कोर्ट्स को ये मैसेज दिया था कि आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उनके पोस्ट ऑफिस नहीं है कि वो केस लेकर आ गए और उन्होंने कुछ तथ्य रख दिए और उसके बेसिस पे आपने सीधे यहाँ पर बेल डिनाई कर दी। आपको केस को समझना है, आपको आपके विवेक का, न्यायिक विवेक का इस्तेमाल करना है, आपको अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना है और अगर प्रीमा फेसी केस बनता है तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में बेल डिनाई की जा सकती है। अदरवाइज आप यहाँ पर बेल जमानत पाना एक अधिकार हो जाता है एक्यूज्ड का। उसके अलावा अगर हम देखें तो एससी रिजेक्ट्स द हाई कोर्ट डिसीजन दैट मटेरियल बाय आईए मस्ट बी केयरफुली एग्जामाइंड। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को भी यहाँ पर रिजेक्ट किया था जिसमें बात की गई थी कि आईए मस्ट बी केयरफुली एग्जामाइंड। तो यहाँ पर जिस प्रावधान की हम बात कर रहे थे, मॉडिफाइड एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ कोर्ट, तो इस प्रावधान के अंतर्गत ही ये शक्ति मिलती है कि बेल डिनाई की जा सकती है। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सिर्फ मटेरियल पे, यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट था हमारा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ही केवल मटेरियल पे आप ये तय कर ले कि प्राइमा फेसी केस बनता है तो ये अपने आप में गलत होगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना वर्डिक्ट दिया है। तो स्टैन स्वामी के बारे में अगर आपको जानना चाहे तो आप ये स्लाइड रिफर कर सकते हैं, इसमें आपको उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में काफ़ी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। जनवरी 2018 से इन्हें यलगार परिषद केस में एनआईए द्वारा अरेस्ट किया गया था। जी सलाखों के पीछे यहाँ पे कारावास की सज़ा उनकी वहाँ से ही शुरू हो गई थी। काफ़ी बार बेल लगाई गई लेकिन हर बार यहाँ पे उनकी बेल रिजेक्ट हुई है। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, जागरूक रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।